और रीजनिंग का तो रीजनिंग का भी 1 हफ्ता 10 दिन हो जाएगा, एग्जाम तक खींचेंगे ताकि आप लोग भी फ्रेश फ्रेश एग्जाम देना, प्लीज सही रहेगा फिर। ये सर्कल का थोड़ा सा देख लेते हैं, सर्कल के बारे में। तो ये हो गया सर्कल ना, जिस पॉइंट पे कंपास रखते हैं उसको क्या कहते हैं, सेंटर। सेंटर से बाउंड्री तक ज्वाइन करने वाला रेडियस, आर लिखते हैं। और जो बाउंड्री है उसको क्या कहते हैं यहाँ पे, सरकमफेरेंस। अभी सेंटर से अगर एक लाइन पूरा दोनों तरफ टच करे सेंटर से पास होते हुए, तो ये सेंटर है, इस लाइन को क्या कहते हैं फिर, डायमीटर। यहां से आपको क्या क्या मालूम होना चाहिए कि एक सर्कल में इनफाइनाइट रेडियस होते हैं, इनफाइनाइट डायमीटर होते हैं। डायमीटर जो होता है वो दो रेडियस, आप देखेंगे ये रेडियस दोनों रेडियस मिलके डायमीटर बना, तो डायमीटर क्या होता है, 2 इंटू रेडियस। 2 इंटू रेडियस को कभी कभार रेडियस निकालने के लिए डायमीटर को 2 से डिवाइड करते हैं, रेडियस को निकालने के लिए। फिर ये जो लाइन है वो कहीं और इस तरीके से 2 पॉइंट पे टच किया तो इसका नाम होता है कॉर्ड। तो एक सर्कल में इनफाइनाइट कॉर्ड भी होते हैं। फिर यहाँ पे अगर आप कोई जो बाउंड्री है जिसको सरकमफेरेंस कहते हैं, उसका थोड़ा सा बाउंड्री अगर आप काउंट करते हैं तो इसको कहते हैं आर्क कहते हैं। फिर इसके अलावा जो डायमीटर होता है वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड भी होता है, क्योंकि कॉर्ड मतलब 2 पॉइंट पे टच करना, डायमीटर भी 2 पॉइंट पे टच कर रहा है, और डायमीटर सबसे लंबा वाला लाइन होता है, तो डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। ये भी कभी कभार पूछता है, व्हिच इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, व्हाट इज द नेम ऑफ लॉन्गेस्ट कॉर्ड। तो ये सब कुछ पॉइंट है जो इनिशियली आपको समझ में आना चाहिए अबाउट सर्कल्स। इसके अलावा ये जो कोई भी सर्कल में जो कॉर्ड होता है और जो उसका नीचे आर्क होता है, ये जो पार्ट है, इस पार्ट को कहते हैं सेगमेंट। फिर 2 रेडियस अगर ड्रॉ किया जाए, 2 रेडियस का बीच में जो एरिया होता है उसको कहते हैं सेक्टर। और ऐसा कोई लाइन जो सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच करके ऐसे छू के चला जाए, एक पॉइंट पे टच करके ऐसे छू के चला जाए, तो इस लाइन का नाम क्या कहते हैं फिर, टेंजेंट। सर्कल में इनफाइनाइट टेंजेंट भी होते हैं। और ये जो पॉइंट जिस पॉइंट पे टच करता है उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और जिस पॉइंट पे टेंजेंट टच करता है वहां पे अगर सेंटर से इस तरीके से एक रेडियस ड्रॉ किया जाए तो ये एंगल कितना बनता है, हमेशा 90। तो ये इनिशियल इंफॉर्मेशन आपको एक सर्कल के बारे में आइडिया होना चाहिए। कोई एक लाइन अगर सर्कल को ऐसे चीर के चला जाए तो उसको कहते हैं सेकेंट, इसको कहते हैं सेकेंट। ये तो हो गया ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट। ज्योमेट्रिकल में इतना। इसके अलावा यहाँ पे जो फॉर्मूलाज है उसमें फॉर्मूलाज में सबसे पहले सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, इसका फॉर्मूला कुछ ऐसे लिखते हैं 2 इंटू पाई इंटू आर। पाई इसका वैल्यू 22 बाई रेडियस, 22/7 इसको पाई कहते हैं, या फिर इसको 3.14 कहते हैं। और जो आर होता है वो क्या होता है, रेडियस होता है। आर क्या होता है, रेडियस होता है। और जो एरिया होता है, एरिया ऑफ सर्कल इज गिवन एज
पाई इंटू आर स्क्वायर, पाई इंटू आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू 22/7 या फिर 3.14। और जो पाई होता है, पाई निकालते कैसे है कि कोई भी सर्कल का सरकमफेरेंस, कोई भी सर्कल का सरकमफेरेंस को उसी सर्कल का डायमीटर से अगर डिवाइड किया जाए, कोई भी सर्कल का सरकमफेरेंस को उसी सर्कल का डायमीटर से अगर डिवाइड किया जाए तो जो वैल्यू मिलता है उसको पाई कहते हैं। और पाई किस टाइप का नंबर था? इरेशनल नंबर, याद होगा चैप्टर 1 में किया था। इरेशनल नंबर क्या होता है कि नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये हमने पहले भी बताया था। पाई के बारे में इतना नॉलेज होना चाहिए। नाउ यहाँ पे अगर आप एक पार्ट देखें, एक फॉर्मूला है जिसको कहते हैं लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क, मान लेते हैं एक सर्कल है, उसका कोई एक आर्क है, उसका एक छोटा सा आर्क है। इस आर्क का लेंथ अगर निकालने के लिए बोला जाए तो सेंटर में वो आर्क को अगर एक्सटेंड किया जाए तो हमें कुछ ना कुछ एक एंगल बनता हुआ दिखता है। अगर इस एंगल को थीटा मान लिया जाए, एंगल का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। एंगल एट सेंटर, एंगल एट सेंटर, एंगल एट सेंटर थीटा। In that case, length of arc is given by theta by 360 into 2 pi r, theta by 360 into 2 pi r। और एक सर्कल में हमें जो सेक्टर होता है, जो हमने सेक्टर को मार्क किया, अगर दो रेडियस है, ये होता है सेक्टर, ये होता है सेक्टर। और सेक्टर भी अगर कोई एक एंगल बनाता है सेंटर में, तो एरिया ऑफ sector is given by theta by 360 into pi r square, theta by 360 and pi is 22/7 या फिर 3.14। तो ये सारा फॉर्मूला या फिर सारा चीज आपको सर्कल के बारे में मालूम होना चाहिए। ए बी, एंगल एट सेंटर, ठीक है। इसके अलावा एक सिचुएशन है, एक टेक्निक है जो आपको टेक्निक if length and breadth is
increased by A% and B%, area, then area is increased by A plus B plus A इंटू बी बाय 100%। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला कहाँ पे यूज होता है उससे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन देते हैं, तब ज्यादा क्लियरिटी मिलेगा कि अगर लेंथ और ब्रेथ कोई भी एक रेक्टेंगल का अगर इंक्रीज किया जाए तो एरिया कितना इंक्रीज होगा। If the length of the rectangle is increased by 5%, breadth of the rectangle is decreased by 6%, then percentage and area। ना देखिए, ये जो फॉर्मूला हमने दिया इसमें हमने क्या लिखा, द लेंथ एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय A% एंड B%, देन द एरिया इज इंक्रीज्ड बाय A plus B plus A इंटू B बाय 100। इस फॉर्मूले को अगर आप नोटिस करें ना, A भी इंक्रीज हो रहा है और इंक्रीज होने से सामने प्लस साइन होता है, और B भी इस फॉर्मूले के मुताबिक इंक्रीज हो रहा है, इसलिए सामने क्या साइन है, प्लस साइन है। अगर किसी दिन इनमें से कोई डिक्रीज हुआ तो डिक्रीज परसेंट अगर दिया हुआ होगा तो सामने क्या साइन होगा, नेगेटिव होगा। ये लॉजिक है, ये स्क्वायर के लिए भी एप्लीकेबल है, रेक्टेंगल के लिए भी एप्लीकेबल है। सिर्फ फॉर्मूला को हमें ध्यान में रखना है, और पॉजिटिव होने से इंक्रीज होने से पॉजिटिव साइन सामने और डिक्रीज होने से नेगेटिव साइन। अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन को रीड करें, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 5%। लेंथ को हमने यहाँ पे अगर a माना तो लेंथ जो है वो इंक्रीज किया, लेंथ 5% पॉजिटिव, क्योंकि इंक्रीज हुआ, तो इसको आप a मान लीजिए अभी के लिए। एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज डिक्रीज्ड बाय 6%, तो ब्रेथ डिक्रीज बाय 6%, तो इसको नेगेटिव डिक्रीज, इसको b मान लीजिए। तो व्हाट इज द फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एरिया। तो चेंज इन एरिया का फॉर्मूला क्या है, A plus B plus A इंटू B बाय 100%। जो इंक्रीज हुआ उसका वैल्यू पॉजिटिव में, जो डिक्रीज हुआ उसका वैल्यू नेगेटिव में, प्लस 5 इंटू -6 बाय 100%। 5 - 6 कितना हो जाएगा, -1। ये यहाँ पे नोटिस कीजिए, ये प्लस है और 6 का सामने क्या साइन है, माइनस। प्लस माइनस क्या बनता है, माइनस। 5 इंटू 6 30 बाय हाउ मच, 100। 1 0 कैंसिल, क्या बना, -1 -3/10
-3/10 क्या हो जाएगा, -0.3। पॉइंट के बाद क्योंकि 10 से डिवाइड हो रहा है ना, आप चेक भी कर सकते हैं, 10 को 3 से डिवाइड करके 0.033, तो 0.3, तो दोनों ही नेगेटिव में है तो नंबर को प्लस कीजिए, 1.3% क्या होगा, नेट। माइनस है तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज, -1। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन देखने को मिलता है जहां पे जो रेक्टेंगल है या फिर स्क्वायर भी हो सकता है जिसका साइड परसेंट में इंक्रीज किया जाए या फिर डिक्रीज किया जाए। तो इन दैट केस यही फॉर्मूला स्क्वायर के लिए भी यूज करेंगे, रेक्टेंगल के लिए भी यूज करेंगे। स्क्वायर में सिर्फ डिफरेंस यही है कि ये दोनों नंबर क्या है, सेम सेम है, क्योंकि उसमें क्या नहीं होता, लेंथ और ब्रेथ नहीं होता, उसमें डायरेक्ट क्या होता है, साइड होता है, इक्वल होता है, तो ये दोनों इक्वल होगा। हाँ, अगर उनमें से कोई पॉजिटिव इंक्रीज हुआ तो उसका साइन पॉजिटिव में रहेगा और डिक्रीज होने से नेगेटिव में, जैसे हमने बी का वैल्यू यहाँ पे -6 पुट किया क्योंकि डिक्रीज हुआ था। ठीक है, क्वेश्चंस देखते हैं। थ्योरी पार्ट तो इस चैप्टर का एरिया एंड पेरीमीटर का हो चुका है और क्वेश्चंस भी कुछ कुछ हमने दिखाया, और भी क्वेश्चंस देखने होंगे। Say if the height of equilateral triangle is 12 centimeter, then what क्या बनेगा इसका, क्या दिया हुआ है, हाइट। हमने इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए हाइट का फॉर्मूला क्या बताया था, इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए हाइट क्या बताया था, हाइट इक्वल टू √3 इंटू साइड बताया था कि नहीं, देखिए तो फॉर्मूला में इक्विलैटरल ट्रायंगल का हाइट क्या बताया था हमने, √3 इंटू साइड बताया था ना, √3/2 लिखा था, √3/2 होगा शायद, √3/2 ना। इक्विलैटरल ट्रायंगल का देखिए कल जो लिखाया था हमने, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल 3 इंटू साइड एरिया हाइट दिया था, तो हाइट नहीं है, नहीं दिया, हाइट √3 इंटू साइड, √3/2 इंटू साइड। देखिए हाइट कैसे निकालते हैं इसको भी मैं थोड़ा सा बता दूं, कल मैंने थोड़ा सा बताया था, तीनों साइड सेम है, अगर हमने यहाँ पे मीडियन ड्रॉ किया तो ये एल्टीट्यूड का काम करेगा, ये है हाइट ना, ये है हाइट,
इस ट्राइंगल को अगर लेते हैं बाहर, ये क्या हो जाएगा a/2 और ये क्वेश्चन मार्क, तो ये 90, तो ये हाइपोटेनियस a स्क्वायर इक्वल टू a/2 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, या फिर हाइट इसको इस तरफ लाएंगे तो 4, तो 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर रूट ओवर इक्वल टू p, अल्टीमेटली √3/2 इंटू साइड इक्वल टू हाइट। ये फॉर्मूला बनता है √3/2 इंटू साइड इक्वल टू हाइट, शायद छूट गया होगा कल। तो हाइट किसका, इक्विलैटरल ट्राइंगल का √3/2 इंटू साइड, और हमें क्या निकालने के लिए बोला इसमें, व्हाट इज द एरिया, एरिया का फॉर्मूला हमने क्या लिखा था, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो इन शॉर्ट आपको साइड, बिना साइड के आप एरिया नहीं निकाल सकते। यहाँ पे हाइट कितना दिया हुआ है आपका 12 इक्वल टू √3/2 इंटू साइड। साइड कैसे मिले, ये जो फ्रैक्शन है इसको दूसरे तरफ लेके जाने से इसका नीचे 1 2 जाएगा ऊपर, √3 आएगा नीचे, तो क्या बनेगा 12 इंटू 2 बाई √3 इक्वल टू साइड, दैट इज 24 बाई √3 इक्वल टू साइड, 23/√3 इक्वल टू साइड। हाइट दिया हुआ है ताकि आप साइड को निकाले, हाइट दिया हुआ है ताकि आप साइड को निकाले, और एक बार साइड मिल गया तो एरिया भी मिल गया। फिर एरिया का फॉर्मूला क्या है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, साइड कितना मिला 24/√3 स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कैसे करें, √3/4, 24 का स्क्वायर कितना होगा 576, ये जो स्क्वायर है वो दोनों के लिए है, ठीक है ना। √3 का स्क्वायर कितना होगा, √3 का स्क्वायर 3, हमने क्या बताया था कि रूट और स्क्वायर रूट क्या हो जाता है, कैंसिल, तो 2, और यहाँ पे कितना 3। अगर आप देखें ये जो 4 है इसको डिवाइड करने से हाउ मेनी टाइम्स, 1 4 4, एरिया क्या मिल रहा है √3 इंटू 144/3, 3 से इसको कैंसिल किया तो कितना हो जाएगा 4 46, तो एरिया इज 46 इंटू √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे है क्या ये ऑप्शन, नहीं है ना। √3 का देखिए, √3 का ना मैंने तब भी बताया था जब स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट ये सब डिस्कस किया था, √3 का वैल्यू 1.7 लिख सकते हैं, 1.73 लिख सकते हैं, 1.732 लिख सकते हैं, कोई भी यूज हो सकता है। हम लोग पुट करके देखेंगे किसके नजदीक में मिले। √2 का अगर कहीं पे वैल्यू दिखा तो आपको दिखेगा 1.41, ये भी कभी कभार जरूरत होता है, जैसे इस क्वेश्चन में यूज हो रहा है। और √5 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है 2.23, √5 का वैल्यू होता है 2.23। यहाँ पे अगर ये जो √3 दिख रहा है इसका जगह में अगर हमने 1.73 पुट किया तो देखते हैं 1.73, 46, 18, 1 लेफ्ट 42, 43, 4 लेफ्ट 6, 10, 12, 28, 29, 2 लेफ्ट, 4 + 2 6, 8, 5, 9, 7, 0.2 डेसिमल, यहाँ पे 79.58 नहीं है ना, नियर बाय नहीं है, 24, 576, 144, 1.732 लेने से, 1.732 लेने से और 46 मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा 12, दैट 18, 19, 42, 43, 4, 10, then 8, then 12, 1 left, 28, 29, 2 left, 4, 2, 6, ये हो जाएगा 2, 17, 6, 9, 7, 79.6। नियर बाय कौन सा है, देखिए अप्रोक्स आंसर मिल रहा है यहाँ पे, ये ऐसा नहीं मिलना चाहिए था, नजदीकी आना चाहिए था, बट कभी कभार अगर आता है एकदम नियर बाय जो आंसर, क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन एरर नहीं किया। एज आई सेड √3 जो है वो इरेशनल नंबर है, उसका आप डेसिमल के बाद कितना डिजिट पुट किया वो सब हमें डिसाइड करेगा आंसर क्या मिलता है। फिर भी किसी दिन अगर इस टाइप का सिचुएशन मिला जैसे हमें यहाँ पे मिल रहा है तो इन दैट केस जो नियर बाय आंसर होगा उसी को हम लोग करेक्ट मान के चलेंगे। मेन कैलकुलेशन ये यहाँ पे नहीं दिया, कभी कभार क्वेश्चन में लिखा हुआ होता है कि √3 का वैल्यू ये यूज करो, √4 का वैल्यू ये यूज करो।
ठीक है। तो √3/2 into side is the formula to find the height of equilateral triangle. Area of right angled triangle is 40 square centimeter if the base is equal to 28 centimeter. Find is height. इसमें एरिया किसका दिया हुआ है? राइट एंगल ट्राइंगल इज 40 स्क्वायर सेंटीमीटर। राइट एंगल ट्राइंगल का जो एरिया है वो 40 स्क्वायर सेंटीमीटर इफ द बेस इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। बेस जो है वो किसके बराबर है? 28 सेंटीमीटर। फाइंड इज हाइट। राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या था? हाफ इंटू, और वैसे भी हमने आप लोग को बताया था कि जब भी बेस और हाइट मेंशन हो किसी ट्राइंगल में तो यही फॉर्मूला यूज होता है हमेशा। जब भी किसी ट्राइंगल में बेस या फिर हाइट मेंशन हो हमेशा यही फॉर्मूला यूज होता है। इसको हमने मॉडिफाई करके भी आप लोग को बताया था कल कि अगर बेस हाइट निकालना हो तो हाइट निकालने के लिए हाइट को इस तरफ रखते हैं, इन दोनों को दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं, 2 ऊपर जाएगा, बेस नीचे आएगा, तो क्या बनेगा? 2 इंटू एरिया बाय बेस। दिस इज द फॉर्मूला फॉर हाइट। और अगर यही से बेस निकालने के लिए देते हैं तो इसका क्या बन जाता है? 2 इंटू एरिया बाय हाइट। ये बेस का फॉर्मूला बन जाता फिर। तो अभी फिलहाल हाइट निकालना है तो हाइट इक्वल 2 इंटू एरिया। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 40 स्क्वायर सेंटीमीटर। 2 इंटू 40 बाई बेस, और बेस इज इक्वल टू 28। बेस इज इक्वल टू 28। तो इसको 4 7 द 28, 4 10 द 40, तो हाइट इज 2 इंटू 10 बाई 7। डिवाइड तो होगा नहीं, 2 इंटू 10 20 बाई 7। और इसको अगर आप डिवाइड करें मिक्स फ्रैक्शन में लाए तो आप क्लियरली देखेंगे 14 6। तो हाइट इज, क्योंकि ऑप्शन जो है वो मिक्स फ्रैक्शन में है तो 2 डिनोमिनेटर 6 रिमाइंडर 6, 2 6 बाई 7 सेंटीमीटर। 2 6 बाई 7 सेंटीमीटर। डायरेक्ट फॉर्मूला का कनेक्शन है। ठीक है, तो फॉर्मूला मालूम होने से आधा आधी काम तो वहीं पे सॉल्व हो गया, बाकी आधा से पुट करना है और कैलकुलेट करना है। If the sides of a triangle are in ratio of 1/2, 1/3, 1/4,
if the perimeter is 52 centimeter, the length of the देखिए क्या लिखा हुआ है, if the sides of triangle are in ratio of 1:2:1/2:1/3, साइड का रेशियो क्या दिया हुआ है, 1/2:1/3:1/4, और पेरीमीटर 52 दिया हुआ है, पेरीमीटर 52। इस टाइप का होने से मैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आपको क्या बताया था, रेशियोस फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, हमने बताया था रेशियो जो है वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। अगर फ्रैक्शन में होता है तो फ्रैक्शन को हटाना है। हटाने के लिए क्या रूल था कि जो डेनोमिनेटर है, डेनोमिनेटर का एलसीएम से सबको क्या करना है, मल्टीप्लाई। डेनोमिनेटर का एलसीएम से सबको मल्टीप्लाई। व्हाट आर द डेनोमिनेटर्स, 2, 3 एंड 2, 3, 4। एलसीएम कितना बनेगा, 2 से डिवाइड करेंगे, 1, 3, 2, तो एलसीएम कितना है, 12। तो इस रेशियो को नॉर्मल में बनाने के लिए हम लोग 12 से हर किसी को मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से हर किसी को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2, 6, 3, 4, 4, 3, क्या बन रहा है फिर, 6:4:3, 6:4:3। तो तीनों साइड क्या क्या है फिर, 3 साइड्स क्या क्या होगा रेशियो होने से, x लेते हैं ना, 4x 3x। आप लोग को याद होगा जब भी रेशियो होता है तो हम लोग क्या लेते हैं, x लेते हैं, और रेशियो फ्रैक्शन में था बोल के एलसीएम डेनोमिनेटर 12, 12 से सबको मल्टीप्लाई किया तो कैंसलेशन करके 6:4:3। इन तीनों साइड को देख के आपको क्या लगता है कौन सा छोटा है सबसे, 3x। देखिए इसको आप इस तरीके से भी देख सकते हैं, 3x इज द स्मॉलेस्ट। आउट ऑफ मतलब टोटल, टोटल क्या क्या बन रहा है, 6x प्लस 4x प्लस 3x, और टोटल पेरीमीटर कितना है। मैं इसको दोनों तरीका दिखा दूंगा, ये तो एक डायरेक्ट तरीका, ऊपर जो चाहिए उसको लिखेंगे, नीचे सबको लिखेंगे प्लस करके, और इंटू 52 क्यों, जो जिसका पार्ट निकालना है वो, ये पेरीमीटर है, पेरीमीटर दिया हुआ है, मैं दोनों पार्ट से दिखा दूंगा। अगर ऐसे करते हैं तो 3x बाई 13x इंटू 52, x कैंसल, 13 4, 3 4 द 12 सेंटीमीटर इज द स्मॉलेस्ट वन। और दूसरा तरीका तो है कि पेरीमीटर क्या था, a प्लस बी प्लस सी इज पेरीमीटर। आप अगर ऐसे सोचे तो 6x प्लस 4x प्लस 3x इज पेरीमीटर, दैट इज 52, 13x इज 52, x इज हाउ मच, 52 बाई 13 दैट इज 4, और x का वैल्यू मिल जाने पे आपको अगर देखेंगे 6x, 4x और 3x में सबसे छोटा कौन है, स्मॉलेस्ट इज 3x, 3 into x value is 4, that is how much, 12। जैसे भी करें आप सेम आंसर ही मिलेगा। दो प्रोसेस था, हमने दोनों को आप लोगों के साथ एक्सप्लेन किया था। तो रेशियो में से कोई एक वैल्यू निकालने के लिए देने से, एक तो फ्रैक्शन बना के और एक डायरेक्ट।
ठीक है। Ratio between length and breadth of a rectangle is 2:1 if less than the length what will be the perimeter of rectangle? 30 cm, 25 cm, so again same type of question. Ratio between length and breadth of a rectangle is 2:1. इसका मतलब लेंथ और ब्रेथ का जो रेशियो है वो क्या है 2:1. तो लेंथ कितना हो जाएगा 2x, ब्रेथ कितना हो जाएगा 1x ना। फिर क्या बोला, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, देखिए ब्रेथ इज 5 सेंटीमीटर लेस देन द लेंथ, ब्रेथ इज 5 सेंटीमीटर लेस देन द लेंथ। इस लाइन को कैसे लिखेंगे, ब्रेथ इज का मतलब हो गया इक्वल 5 सेंटीमीटर लेस, लेस मतलब माइनस ना, मोर होता तो प्लस, किससे माइनस, देन द लेंथ। ब्रेथ इज 5 सेंटीमीटर लेस देन लेंथ। तो ये लाइन को पढ़ के आपको लिखना आना चाहिए, ये ब्रेथ इज 5 सेंटीमीटर लेस देन लेंथ। तो इस लाइन को देख के आपको ये समझ में आना चाहिए। व्हाट इज द ब्रेथ 1x इक्वल टू व्हाट इज द लेंथ 2x माइनस हाउ मच 5। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए लेंथ और ब्रेथ, हमें चाहिए लेंथ और ब्रेथ, क्योंकि हमें क्या निकालने का, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर क्या था 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, तो इसलिए लेंथ और ब्रेथ चाहिए। इसको कैसे सॉल्व करें, x एक तरफ और हमेशा छोटा को बड़े के पास लेके जाइए, छोटे वाले को बड़े के पास लेके जाइए और नंबर को इस तरफ लेके आइए, क्योंकि नंबर एक तरफ, ये -5 था, इस तरफ आएगा तो +5, यहाँ पे 2x है और 1x को लेके जाएंगे क्योंकि x एक तरफ, ठीक है। 2x माइनस 1x कितना हो जाएगा, 2 में से 1, 1x 5 और 1x को ही x कहते हैं, 1x को ही x कहते हैं, तो x का वैल्यू कितना है 5। तो लेंथ कितना है फिर 2 इंटू 5 हाउ मच 10 और ब्रेथ 1 इंटू 5 दैट इज 5, 5 इज द ब्रेथ 10 इज द लेंथ। और हमें क्या चाहिए पेरीमीटर 2 इंटू लेंथ इज 10, ब्रेथ इज 5, 2 into 10 plus 5 15, that is 30 is the perimeter, 30 is the perimeter।
तो रेशियो दिया हुआ होने से उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। और उसके बाद क्या पूछा है क्वेश्चन में ये डिपेंड करेगा, क्या सिचुएशन दिया हुआ है वो भी डिपेंड करेगा। The perimeter of rectangle having area equal to 144 centimeter square and sides in the ratio क्या पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, एरिया पूछ रहा है या फिर एरिया दिया हुआ है। द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल हैविंग एरिया इक्वल टू, तो हैविंग एरिया इक्वल टू आप यहां से भी समझ सकते हैं, हैविंग एरिया इक्वल टू 144 और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो स्क्वायर किसके लिए होता है, एरिया के लिए होता है, मतलब एरिया दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में एरिया दिया हुआ है, पेरीमीटर पूछ रहा है, पेरीमीटर क्या होगा अगर एरिया 144 है तो, और ये क्या है साइड आर इन द रेशियो, तो साइड मतलब रेक्टेंगल में क्या होता है लेंथ ब्रेथ, क्या है 4:9, क्या क्या हो जाएगा 4x and 9x। व्हाट वाज द एरिया, लेंथ इनटू ब्रेथ is 144, this one is length, this one is breadth, तो लेंथ इज 4x, ब्रेथ इज 9x इक्वल 144। ये सिचुएशन में क्या करें, क्या करना होता है इस सिचुएशन में, नंबर मल्टीप्लाई अल्फाबेट या फिर वेरिएबल x इंटू एक्स स्क्वायर, नंबर मल्टीप्लाई और वेरिएबल मल्टीप्लाई x इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू हाउ मच, बिना x मिले तो कुछ भी नहीं मिलेगा, इसलिए हमें क्या चाहिए एक्स स्क्वायर, 36 इस तरफ जाएगा तो एक्स स्क्वायर इज 144/36, तो 36 के साथ 4 मल्टीप्लाई करें तो 24 टू 144, तो एक्स स्क्वायर इज हाउ मच 4, स्क्वायर को उस तरफ लेके जाएंगे तो एक्स इज स्क्वायर रूट ऑफ 4, और 4 किसका स्क्वायर है 2 का ना, 4 किसका स्क्वायर है 2 का। हमें क्या चाहिए पेरीमीटर, तो ये लेंथ कितना हो रहा है 4 इंटू एक्स 2 दैट इज 8 एंड 9 इंटू एक्स 9 इंटू 2 हाउ मच 18, और पेरीमीटर पूछ लिया, पेरीमीटर क्या था 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 इंटू लेंथ इज 8 ब्रेथ इज 18, 2 इंटू 26 52 सेंटीमीटर इज द पेरीमीटर। तो प्रोसेस जो दिया हुआ है उसके मुताबिक आप करते रहेंगे तो आपका आंसर मिलना ही है, बिना कुछ गलती किए अगर कैलकुलेशंस में।
ठीक है। The area of a rectangular field is 15 times the sum of its length and breadth the length of the field is 40 meter. What is the breadth of that field? इसमें क्या लिखा हुआ है देखिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड is 15 times the sum of its length and breadth. क्या मतलब बनता है इसका? जो एरिया है ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज स्टैंड्स फॉर इक्वल, 15 टाइम्स स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लाई, किसका मल्टीप्लाई? सम ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ। यही लाइन है कि नहीं? देखिए तो ये लाइन है कि नहीं? लाइन को आप जब इस तरीके से लिखना आ गया तो आधा आधी काम तो ये पे खत्म हो गया। What was the formula for length is 40? Length is 40. What is the breadth? What is the area? Length into breadth equal to 15 into length plus breadth। और लेंथ जो दिया हुआ है वो 40 दिया हुआ है, तो लेंथ की जगह में 40 बिठाइए। 40 इंटू ब्रेथ इक्वल टू 15 इंटू लेंथ 40 प्लस ब्रेथ। हमें क्या निकालना है? ब्रेथ। इसमें से आप जैसा आपको सही लगे, क्या क्या करने से सही रहेगा? देखिए ये जो ब्रैकेट है ना, ये ब्रैकेट इसका बिना मल्टीप्लाई किए ब्रैकेट तो खोल नहीं सकते। क्या बनेगा? 40 इंटू ब्रेथ, ये 15 क्या होगा? दोनों के साथ मल्टीप्लाई, 40 के साथ भी और ब्रेथ के साथ भी। इस तरफ भी ब्रेथ है, इस तरफ भी ब्रेथ है। जो जेन्युइन सॉल्विंग प्रोसीड्यूर क्या कहता है कि जिसको निकालना है वो एक तरफ, इसको आप इस तरफ लेके आइए। यहां पे कौन है? 40 इंटू ब्रेथ और ये प्लस 15 आपको दिख रहा होगा, इस तरफ लाएंगे तो -15 इंटू ब्रेथ और यहाँ पे 15 इंटू 40। यहाँ पे आप देखिए 40 ब्रेथ में से 15 ब्रेथ को -40 में से 15 माइनस करने से कितना है? 25 इंटू ब्रेथ इक्वल टू 15 इंटू 40। आपको ब्रेथ चाहिए, 25 उस तरफ जाएगा तो डिवाइड, तो ब्रेथ इज 15 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 25। 5 से कैंसिल किया, 5 with the 40, 5 the 5, 3, तो ब्रेथ 3 into 8, 3 into 8 has how much? 24 मीटर। तो ये क्वेश्चन में जो बोला उसके मुताबिक अगर आपका अप्रोच सही हुआ बिना कुछ मिस्टेक किए तो आपको आंसर मिलना ही है।
ठीक है। If each of the dimensions of a rectangle is increased by 200%, the area increased by if each of the dimensions of a rectangle are increased by 100%, then the area is increased by। तो हमने अभी अभी आज का जो हमने आके क्या डिस्कस किया कि अगर लेंथ ब्रेथ इंक्रीज, डायमेंशन किसको कहते हैं? डायमेंशंस कोई भी डायग्राम में जो चीजें हम लोग यूज करते हैं, जैसे रेक्टेंगल में क्या यूज करते हैं? लेंथ ब्रेथ, वो क्या है? डायमेंशन। अगर हम लोग बात करें सर्कल का डायमेंशन क्या है? रेडियस। स्क्वायर का डायमेंशन क्या है? साइड। उस टाइप का चीज है डायमेंशंस। तो यहाँ पे रेक्टेंगल बोला तो डायमेंशंस कौन कौन है फिर? लेंथ और ब्रेथ। ईच ऑफ द डायमेंशन मतलब सबको इंक्रीज कितना किया? 200%। तो लेंथ भी 200% इंक्रीज हुआ, ब्रेथ भी 200% इंक्रीज हुआ। तो हमने एरिया इंक्रीज का फॉर्मूला क्या लिखा था? एरिया इंक्रीज्ड ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाय 100%, ये लिखा था अभी अभी। ये रेक्टेंगल के लिए भी है, स्क्वायर के लिए भी। इंक्रीज हो तब भी है, डिक्रीज हो तब भी है। डिक्रीज होने से माइनस, इंक्रीज होने से प्लस। तो क्या हो जाएगा? लेंथ कितना इंक्रीज हुआ? ए एंड बी इंक्रीज, ए एंड बी इंक्रीज या फिर डिक्रीज परसेंट। 200 प्लस 200 प्लस 200 इंटू 200 बाई 100%। 10 10 10 10। 200 प्लस 200 400 प्लस 200 इंटू 2 400। हाउ मच? 100%। तो ही है। देखिए फॉर्मूला के साथ क्वेश्चन कैसे डायरेक्टली सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाता है, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं बार बार इस चैप्टर में फॉर्मूला जिसको मालूम होगा उसका आधा आधी काम हो ही गया। ठीक है। If circumference and area of
as circles are numerically equal, then the radius of the circle is 4 unit, 2 unit, 16 unit, 1 unit. क्वेश्चंस और भी करने होंगे। हाँ, हम लोग कितना ही क्वेश्चंस कर लेंगे, बात ऐसा है। आप जितना हो सकता है, जितना ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे उतना ज्यादा सही रहेगा। फिर क्वेश्चंस का कोई लिमिटेशन मत रखिए। हाँ, टाइम मिलता है करते रहिए, ऐसे ही बैठ के करते रहिए। क्या बोला, सरकमफेरेंस, एक क्वेश्चन पहले आ चुका है। हाँ, आईपीएसएस में भी आ चुका है, दूसरा एग्जाम में भी आ चुका है, तो ये एक बार देख लेते हैं। सरकमफेरेंस एंड द एरिया ऑफ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल। इस लाइन से क्या मालूम होता है कि किसी एक सर्कल का जो सरकमफेरेंस है वो किसके साथ इक्वल है? न्यूमेरिकली इक्वल मतलब क्या होता है? वैल्यू इक्वल। सरकमफेरेंस और एरिया का वैल्यू इक्वल। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या था? 2 पाई आर। और एरिया का फॉर्मूला क्या था? पाई आर स्क्वायर। यहां से हमें आर का वैल्यू निकालना है। दोनों तरफ सेम सेम क्या दिख रहा है हमें? देखिए, ऐसा सोचिए, इस पाई को अगर मैं दूसरे तरफ लाता, पाई और आर स्क्वायर का बीच में क्या साइन है? इनटू। इस पाई को उठा के अगर दूसरा तरफ लाता तो कहां पे होता? डिवाइड होता, मल्टीप्लाई होता। पाई को इस तरफ लाते तो डिवाइड होता, मल्टीप्लाई होता। इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, पाई आर स्क्वायर। इस तरफ लाते तो क्या होता? डिवाइड। ऊपर पाई है ऑलरेडी, इसका मतलब आप ऐसे समझिए, जब बीच में इक्वल साइन हो, ऊपर का चीजें नंबर्स और नीचे का नंबर्स कैंसलेशन हो सकता है अगर बीच में इक्वल साइन हो। तो ऊपर कैसे कैंसलेशन? बिकॉज दूसरे तरफ लाएंगे तो नीचे आएगा, तो अल्टीमेटली बात एक ही है, ठीक है ना, बात एक ही है। 2 इंटू रेडियस, यहाँ पे आर स्क्वायर मतलब क्या होता है? आर इंटू आर। तो ये रेडियस और एक रेडियस भी तो कैंसिल हुआ। इस तरफ क्या है फिर? रेडियस। इस तरफ क्या है? तो ऐसा कोई सर्कल जिसका रेडियस 2 हो, उसका एरिया और सरकमफेरेंस दोनों ही सेम होगा। वन यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट। ठीक है, a railing of 288 meter is required for fencing semi-circular park. Area of park. तो हमें दिया हुआ है पाई का वैल्यू 22/7 लेने के लिए। ऑप्शंस आर 4928 सेंटीमीटर स्क्वायर,
9865 सेंटीमीटर स्क्वायर, 8956 सेंटीमीटर स्क्वायर, 9856 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या लिखा हुआ है? रेलिंग। रेलिंग क्या होता है? रेलिंग कहां पे यूज करते हैं? पहली बात, बाउंड्री में यूज नहीं करते रेलिंग। बाउंड्री, रेलिंग इज अबाउट बाउंड्री। फेंसिंग, फेंसिंग, रेलिंग, ये सब वर्ड, फेंसिंग, कहीं पे अगर आपको फेंसिंग दिखा, रेलिंग दिखा, तो ये सब वर्ड डायरेक्टली किससे रिलेटेड होता है? बाउंड्री। और बाउंड्री किससे रिलेटेड होता है? पेरीमीटर। बाउंड्री का मतलब क्या बताया था हमने? बाउंड्री इज नथिंग बट, तो देखिए आपको डायरेक्टली पेरीमीटर बोल के नहीं बोलेगा ना, क्वेश्चन को वही समझना है। ये देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है? फेंसिंग। तो फेंसिंग, रेलिंग, दीज आर द वर्ड यूज फॉर बाउंड्री। बाउंड्री इज पेरीमीटर। और क्या बोला है? सेमी सर्कुलर पार्क। आप मुझे एक चीज बताइए, सेमी सर्कुलर पार्क कैसा होगा? ऐसा होगा, ये भी सेमी सर्कल है, ये भी सेमी सर्कल है, तो कौन सा होगा सेमी सर्कुलर पार्क? पहला वाला, सेकंड वाला? इन जनरल हम लोग पार्क क्या मानते हैं? पार्क ओपन तो नहीं होता। आप इतना बड़ा पार्क देखिए, जाने का एक ही रास्ता, आने का भी एक ही रास्ता, तो बंद होता है। हम लोग इन जनरल मानते हैं कि क्लोज्ड होता है। तो ये है, ये नहीं है अभी के लिए, ये है। ये क्या है? सेमी सर्कुलर पार्क। इस सेमी सर्कुलर पार्क में रेलिंग कितना मीटर चाहिए? 200 यहाँ पे ये चीज तो समझ लीजिए, 280 मीटर इज रिक्वायर्ड फॉर फेंसिंग द सेमी सर्कुलर पार्क। मतलब ये 288 मीटर क्या है? पेरीमीटर किसका? सेमी सर्कुलर पार्क का। और सेमी सर्कुलर पार्क इस टाइप का डायग्राम होने से, हमने लास्ट क्लास में बताया था कि नहीं? देखिए तो सेमी सर्कल का नहीं बताया ना अभी तक। आज चलिए देख लीजिए, ये यहां पे बता देते हैं, ये भी चाहिए। ये क्या है? सर्कल ना, ये सर्कल। कोई सर्कल को अगर डायमीटर ड्रॉ किया जाए, कोई भी एक डायमीटर ड्रॉ किया जाए, दिस वन इज डायमीटर, दिस वन इज डायमीटर। डायमीटर डिवाइड करने से सर्कल इक्वली दो पार्ट में डिवाइड होता है, इक्वली, दोनों इक्वल पार्ट, ये और ये इक्वल पार्ट, और एक एक पार्ट को क्या कहते हैं? सेमी सर्कल, सेमी, हाफ, ठीक है ना, हाफ। तो सेमी सर्कल जैसे मैंने अभी अभी डायग्राम के थ्रू बताया, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा ओपन, दिस वन इज ओपन एंड दिस वन इज क्लोज्ड। सर्कल का सरकमफेरेंस क्या बताया था? सर्कल का सरकमफेरेंस 2 पाई आर, और एरिया क्या बताया था? पाई आर स्क्वायर। सेमी सर्कल आधा, आधा आप अगर देखें इसको, ये अगर पूरा होता, ये अगर इस तरीके से पूरा होता तो क्या होना था? 2 पाई आर। अभी तो ये आधा है ना, तो इसका 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 सरकमफेरेंस क्या लिखते हैं? आधा, पाई आर। क्या लिखते हैं? पाई आर। लेकिन यहां पे एक बात है, ये तो क्लोज्ड है ना, इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? हमने अभी अभी बोला क्या कहते हैं? डायमीटर। इस टाइप का डायग्राम होने से इसका सरकमफेरेंस क्या लिखता है? पाई आर प्लस 2r। ना 2r कहां से आ गया? एज आई सेड, ये क्लोज्ड है, क्लोज्ड का ये ऊपर वाला हिस्सा क्या है? डायमीटर। और जब हमने सर्कल आज डिस्कस किया, मैंने क्या बोला? डायमीटर क्या होता है? 2 इंटू रेडियस, बताया था हमने। डायमीटर रेडियस का, ये रेडियस, दोनों रेडियस प्लस होके क्या बनता है? डायमीटर। क्लोज्ड होने से उसका सरकमफेरेंस का फॉर्मूला ये बनता है, लेकिन दोनों का ही एरिया का फॉर्मूला, जैसे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, और सेमी सर्कल है तो आधा, हाफ इंटू हाउ मच? पाई आर स्क्वायर। तो ये क्लोज्ड है, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा अभी? पाई आर प्लस 2r इक्वल टू 288। यहां पे भी रेडियस, ये वाला पार्ट एक बार देख लीजिए, दोनों रेडियस है, दो रेडियस हमें नहीं चाहिए, तो ए रेडियस को क्या ले लेंगे? कॉमन। कॉमन लेने से क्या मिलेगा? पाई प्लस 2 इक्वल 288। पाई का वैल्यू क्या यूज करने के लिए बोला? 22/7।
22/7 प्लस 2 इक्वल 288। ये नंबर है, तो हमने ये बार बार आपको बताया, नंबर होने से डायरेक्ट नंबर को फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करें। 7 इंटू 2 हाउ मच? 7 इंटू 2 14 ना, 14 और इधर कौन है 22, तो क्या बन रहा है 14 प्लस 22/7 इंटू आर इज 288। आपको चाहिए रेडियस, क्योंकि आपको एरिया निकालना है। एरिया का फॉर्मूला क्या है? हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर किसका था? सर्कल का था। सेमी सर्कल क्या है? आधा। आधा इसलिए क्या आया? 1/2। इसका नीचे कितना है? 1। 7 ऊपर, ये नीचे 288 इंटू 7 और इन दोनों को प्लस किया तो 36। तो 288 36 के साथ 8 मल्टीप्लाई करने से क्या होता है? 6 इज द 48, 4 लेफ्ट, 24 प्लस 4 28। तो ये 8 टाइम्स। आर रेडियस इज 8 इंटू 7 56 सेंटीमीटर। हमें बोला फाइंड द एरिया ऑफ द पार्क। एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर पार्क is given by 1/2 pi r square, 1/2 pi is 22/7, r square 56 into 56, 7 8 the 56, 2 11, 11 into 8 into 56, 88 into 56, 48 4 44 4 4 8 8 2 9 4928 4928 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया। है कि नहीं ऑप्शन में? 4928। तो यहाँ पे सेमी सर्कल के बारे में ये नॉलेज होना चाहिए आपका इस क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है, the area of circle is area of sector of a circle is 77 square centimeter and angle of the sector is 45 degree. Find the radius of the
14 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर। सेक्टर के बारे में थोड़ी देर पहले ही हमने डिस्कस किया था। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल इज 77 स्क्वायर सेंटीमीटर। अगर आप देखोगे जो आज ही मैंने बताया, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हमने क्या लिखा, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। हमने ये भी बताया ये थीटा क्या है, एंगल मेड एट सेंटर बाय सेक्टर। डायग्राम के लिए अगर ये सेक्टर है तो इस एंगल को थीटा कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एंगल मेड एट सेंटर बाय सेक्टर। एंगल भी दिया हुआ है यहाँ पे 45, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। और एरिया ऑफ सेक्टर क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ सेक्टर इज 77 इक्वल टू थीटा कितना दिया हुआ है 45 बाय 360 इंटू पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7 इंटू आर स्क्वायर, क्योंकि हमें क्या पूछा, रेडियस पूछा। तो इसको सिंप्लीफाई करने से हमें मिल जाएगा। तो कैसे सिंप्लीफाई करें, आप अगर थोड़ा सा देखें, ये जो 45 है, आप 45 के साथ आप अगर 8 मल्टीप्लाई करें, देखिए कितना होता है 0, 40, 32, 36, लुक 8 टाइम्स। आप 5 से भी कैंसिल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, लेकिन उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। ऐसे डायरेक्ट कैलकुलेशन एक बार चेक जरूर कर लेना है। हाउ मेनी टाइम्स, 8 टाइम्स। नाउ क्या बन रहा है 77 इक्वल टू ऊपर में 1 इंटू 22 और 8 इंटू 7 इंटू आर स्क्वायर। ये जो अगर हमें रेडियस चाहिए, इस फ्रैक्शन को क्या करना होगा, दूसरी तरफ शिफ्ट ना। नीचे वाला कहां पे जाएगा, ऊपर, और ऊपर वाला कहां पे आएगा, नीचे। तो 77 के साथ कौन मल्टीप्लाई, 8 इंटू 7 नीचे 22 इक्वल टू आर स्क्वायर। कुछ कैंसिलेशन होगा, देखिए तो बहुत कुछ कैंसिलेशन होगा। आप अगर 11 का टेबल को देखें तो 11 टू द 22, 11 7 द 77, और 2 का टेबल को देखें तो 2 4 द 8, क्या मिल रहा है 7 इंटू 4 इंटू 7 इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर का वैल्यू मिल रहा है 7 इंटू 7 इंटू 4। तो स्क्वायर को अगर दूसरे साइड में शिफ्ट किया जाए तो हम लोग क्या बताते हैं कि स्क्वायर दूसरी तरफ शिफ्ट करने से क्या आता है, स्क्वायर रूट ना। स्क्वायर रूट 7 इंटू 4, इन दोनों 7 में से क्या आएगा, एक 7 बाहर आएगा, और 4 में से क्या आएगा, 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 को क्या लिखते हैं 2 इंटू 2। तो दोनों 2 में से भी तो, या फिर स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है, 2 होता है ना, स्क्वायर रूट ऑफ 4। तो रेडियस कितना आ रहा है 40। वो ये कैलकुलेशन है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बनेगा, ठीक है। आप और भी क्वेश्चंस आपको करना होगा, ऐसा नहीं कि इतना क्वेश्चंस काफी है। अगर मैं एक क्वेश्चन आपको पूछूं तो आप एक चीज बताना मुझे कि अगर मैं एक सर्कल को ना, ऐसे आपको पूछ रहा हूं, अगर मैं एक सर्कल को 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दूं, 6 इक्वल पार्ट, अगर मैं एक सर्कल को 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दूं तो एक एक पार्ट का एंगल क्या बनेगा, किसी एक सर्कल को अगर मैंने 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया तो एक एक पार्ट का एंगल क्या बनेगा 60, क्योंकि टोटल 360 ना। और इक्वल पार्ट बोला तो उसको डिवाइड करने से हो गया। अभी अगर मैं ऐसा एक सर्कल लेके ये बोलो कि इसका जो एरिया है इस सर्कल का एरिया है
सर्कल का एरिया इज 36 पाई, 36 पाई। हमें पूछा लेंथ ऑफ पी क्यू, इसका पूछ रहा है, ये जो पी क्यू है ना, इसका लेंथ पूछ रहा है, कैसे निकालेंगे? ये पी क्यू क्या है? अगर मैं पूछूं ये पी क्यू क्या है तो क्या बताएंगे आप? व्हाट इज पी क्यू? आर्क। आर्क किसको कहते थे? बाउंड्री का थोड़ा सा हिस्सा। ये एक सर्कल है, सर्कल को इक्वली 6 पार्ट में डिवाइड किया, तो एक एक पार्ट का जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है? 360 बाई 6, दैट इज हाउ मच? 60 डिग्री। हमें इस सर्कल का एरिया दिया हुआ है कितना? 36 पाई। हमें पूछा है ये जो आर्क है इसका लेंथ कितना होगा। तो अब आज ही हमने एक फॉर्मूला दिया कि लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या दिया हमने? थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। देख पाएंगे आप? थीटा बाई 260 इंटू 2 पाई आर आज ही दिया हमने। ये एरिया है। व्हाट हमें देखिए इस फॉर्मूले को निकालने के लिए किसका वैल्यू चाहिए? रेडियस। ये जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है ना, ये सर्कल का एरिया, व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर सर्कल एरिया? पाई इंटू आर स्क्वायर। कितना दिया हुआ है? 36 पाई। ये पाई क्या हो रहा है? कैंसिल। क्या बचा हुआ है? आर स्क्वायर। इस तरफ क्या है? 36। स्क्वायर को शिफ्ट करेंगे तो क्या बनेगा? स्क्वायर रूट ऑफ 36 हाउ मच? 6। तो अगर हमें पी क्यू, लेंथ ऑफ आर्क पी क्यू निकालना है, क्योंकि पी क्यू एक आर्क है जो सेंटर पे क्या एंगल बना रहा है फिर? 60 क्यू, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या है? 6 इक्वल पार्ट, इसलिए 6 से डिवाइड किया। अगर 8 इक्वल पार्ट बोलता तो 8 से डिवाइड करते 360। तो 60 बाई 360 इंटू 2 पाई, और आर का वैल्यू क्या मिला? 6। ऑप्शन क्या क्या है? अगर इस जो क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं उसमें ऑप्शन है आपका पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई। ऑप्शन सर पाई, 2 पाई, 3 पाई एंड 4 पाई। आप अगर देखें यहाँ पे 1 6 6 6 कैंसिल, क्या बचा? क्वेश्चन क्या है कि एक सर्कल है, 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, जिसका एरिया है 36 पाई। तो उसका जो आर्क बन रहा है, जिस पार्ट को हमने शेडिंग किया, उसका जो आर्क बन रहा है उसका लेंथ क्या होगा? तो ये सबसे पहले तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, ये आर्क है और आर्क का लेंथ है। ये फॉर्मूला जिसमें आपको थीटा कैसे मिला? 6 इक्वल पार्ट बोला तो 6 से डिवाइड किया, 60 इज द थीटा। बाकी जो रेडियस है, रेडियस कैसे मिला? क्योंकि हमें एरिया दिया हुआ होने से, सरकमफेरेंस दिया हुआ होने से हमेशा आप रेडियस को निकाल सकते हैं, ठीक है ना? तो वो कैलकुलेशन तो आपको हर क्वेश्चन में करना ही होता है फिर। तो इस टाइप का क्वेश्चन है। और भी क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करें, हाँ, क्योंकि सिर्फ इतना क्वेश्चन ही काफी नहीं होगा। जितना मेरे तरफ से हो रहा है मैं तो आप लोग को करके दे रहा है, बट उससे भी ज्यादा आप लोग को करना होगा, ठीक है? क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चंस तो मैंने भेजा हुआ है, उसमें डाउट होने से बताइए। अदरवाइज हम लोग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का फॉर्मूलाज डिस्कस करेंगे कल फिर, ठीक है? उसमें भी बहुत सारा फॉर्मूला है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में। बोलिए, चलते हैं।